वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है. सी इज ए वेक्टर सच दैट सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस 25 इक्वल टू कितना 0 एंड सी डॉट दिस 4 दे रखा है. तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए भी 1 दे रखा है. तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी निकालना है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है, समझो. तो यहां अननोन सी है क्योंकि ए तो पता है, बी भी पता है, सी नहीं पता. अब सी निकालने के लिए तीन तीन कंडीशन गिवन है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी. ठीक है ना. चलो, तो सी डॉट ए क्रॉस बी समझे ना. ये क्या लिखा हुआ है, डब्बा ऑफ क्या, ऑर्डर. ध्यान देना, बहुत ऑर्डर मैटर करता है बहुत. सी ए बी, ऑर्डर ऑफ कितना आएगा, सी ए बी का डब्बा. और सी ए बी का डब्बा कितना आएगा, -25. एक एक इंफॉर्मेशन यहां से आएगी. तो एक्स वाई जेड ही मानना पड़ेगा लगता है. तो सी को एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं. तो एक्स वाई जेड क्या हुआ, कुछ कह रहे हो क्या, 430 3 -4 और 5. और इसकी वैल्यू कितनी है, -25. तो x के साथ कितना आता 15 माइनस y के साथ कितना आता 20. z के साथ -16 -9 -25 इक्वल टू -25. 5 से काट देते हैं तो 3x -4y -5z इक्वल टू -5. फर्स्ट इक्वेशन. यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 4. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4. प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन a, ये क्या आएगा, c डॉट, बोलो. प्रोजेक्शन मतलब लेंथ की बात चल रही है. c डॉट a यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1. तो c डॉट a यूनिट वेक्टर, तो 4x प्लस 3y बाय 5, इसकी वैल्यू कितनी है 1. इस 5 को यहां पहुंचा दो. तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है ना. एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ z नहीं है तो इन दोनों में से z को एलिमिनेट कर दूं. तो इसका 5 गुना करके ऐड कर दो, z कटता. 5 गुना करके ऐड करते तो कितना आता बताओ, 8x. 5 गुना करके ऐड करते प्लस y. 5 गुना करके ऐड करते 20 माइनस 5 15. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. x को एलिमिनेट कर दूं, 2 गुना करके घटा दो. तो 2 गुना करके घटाते तो 6y माइनस y 5y. 2 गुना करके घटाते माइनस का 5 y इक्वल टू -1. y इक्वल टू -1 जाता तो x इक्वल टू 2. x2 आ गया, y -1 आ गया. z के लिए यहां छाप दूं 2 - 1 1. ठीक है ना. तो z के लिए कितनी आ गई 3. c वेक्टर आ गया 2 - 1 और 3. 2 - 1 और 3, ये c वेक्टर आ गया अपना. निकालना क्या, इसका प्रोजेक्शन ऑन b. तो c डॉट b यूनिट वेक्टर 3 - 4 और 5. 3 - का 4 और 5 बाय 5√2 कितना आएगा 6 4 15 बाय 5√2. 10 25 5 बाय बाय 2. कौन सा था. ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं था, है नहीं यहाँ. पक्का, आगे चले. ठीक है, छाप लेना. पिछले वाले छाप लिए, पिछले छापे नहीं छापे. जिस दिन मैंने कॉपी चेक करी और नहीं मिला ना मेरे को, अगले दिन से आ नहीं पाओगे, तो ध्यान रखना. चलो अगले लिखते हैं, है ना. अगले लिखना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स. मॉड ए 1 दे रखा है, मॉड बी 4 दे रखा है, ए डॉट बी 2 दे रखा है. ठीक है. सी वेक्टर इज इक्वल टू 2a क्रॉस b माइनस का 3b. देन b डॉट सी पूछा गया, b डॉट सी पूछा गया है. ओके, b डॉट सी पूछा गया है. ये तो बहुत आसान सा लग रहा है मेरे को. इसमें इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दी है, तुम लोग कैसे करते हो तो. हाँ, क्या निकाल लेते, ए और बी की एंगल निकाल लेते, उससे क्या हो जाएगा. हाँ,
फिर यहाँ पे क्या लेते, मॉड, उससे क्या होता, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता, हाँ फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता, ठीक है फिर, हाँ इतना लंबा करने से अच्छा, देखो अपन को बी डॉट सी चाहिए, बी डॉट सी सोचो निकालने के लिए, यहां दोनों साइड में सी का डॉट ले लूं, दोनों साइड, भाई बी का डॉट ले लो या सी का डॉट ले लो, बी का डॉट ले लो या तो दोनों साइड बी का डॉट ले लो, तो बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट 2a क्रॉस बी माइनस का 3 बी डॉट बी, और सोचो बहुत अच्छी बात है ये जीरो बनता, तो b डॉट सी सीधा कितना आएगा, माइनस का 3 मॉड b का स्क्वायर, माइनस का 3 मॉड b का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर कितना आ रहा है 16, -40, समझ ना, ठीक है, हम दोनों साइड कुछ भी डॉट कुछ भी क्रॉस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आए पक्का, समझ में आया ना हमने क्या किया, ठीक है, तो एकदम से जब मत किया करो, थोड़ा सोचा करो पहले क्वेश्चंस में, सोचोगे तो कई बार क्या होता है कि अच्छा तरीका दिख जाता है, ठीक है ना, और जो भी तुम तरीका सोच रहे हो उसको पहले ये देखो कि जो भी तुम करने वाले हो वो कितना लेंदी जा रहा है, तो उससे कई बार हमको पता चल जाता है कि इस तरीके से चीजें काफी लेंदी जाएंगी तो कुछ और सोचते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो और देखते हैं, चलो ए वेक्टर नहीं दिया, बी वेक्टर भी अल्फा बीटा के टर्म में दिया है, तो समझो मैं ऐसे सोचता हूँ कि दो वेक्टर दिए हैं, इसमें दो वेरिएबल अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगे अपने को, सी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ए डॉट बी भी दे रखा है, तो इन दोनों का डॉट दे रखा है, तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन दे रखी है ना, बी डॉट सी दे रखा है, तो अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन दे रखी है, तो इन दोनों से अल्फा बीटा मिल जाएगा, हमारा सोचने का तरीका, और फिर अपन को डब्बा ऑफ एबीसी चाहिए, तो आराम से आ ही जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा जो लिखा है करते चलो, ए डॉट बी कितना आएगा, माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा, बोलो माइनस का 3 इक्वल टू 1, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 4, तो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 2, पहली क्वेश्चन, बी डॉट सी दिस डॉट दिस माइनस का बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस का 1, दिस इक्वल टू कितना, माइनस का 3, तो 2 अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू माइनस का 4, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, तो बीटा इक्वल टू -2/अल्फा छाप दो, ठीक है ना, बीटा इक्वल टू माइनस का 2/अल्फा छाप दो, तो कितना आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, यहां से कितना आता प्लस का 4 अल्फा, जीरो कर देगा, ओके हाँ दिख गया तुमको, कहाँ छा रहा है, क्या बोल रहे हो, अल्फा को कुछ गड़बड़ कर देगा ना, कहाँ पे, अच्छा ये कह रहे हो 2 अल्फा होगा, प्लस 2 बनेगा, अल्फा इक्वल टू -1 आएगा, अल्फा इक्वल टू -1 तो बीटा इक्वल टू +2, ठीक है देखा, ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी डब्बा ऑफ एबीसी है, तो सीधा कितना आएगा एबीसी का डब्बा, तो अल्फा कितना आ गया -1 बीटा 2, -1 बीटा 2, -1 बीटा 2, है ना, -1 2 3 -2 1 -1, सही कह रहा ना, 1 -2 और -1 का डब्बा, और एक क्या है 1/3, ठीक है, चाहो तो आसान कर सकते हो, तो इस वाले रो में इस वाले रो में स्क्वायर कर दूं, 0 देखो 0 2 -2 1 -1 1 -2 -1, इसको खोल लो, 2 के बाद 4 -1 3, और नीचे भी एक 3 बैठा हुआ है, कटता, तो बहुत आसान था, लेकिन ये समझो सोचने का प्रोसेस क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो मुझे पहले से ही पता है कि मैं बिल्कुल सही करने जा रहा हूं और आंसर आएगा ही आएगा,
ना कि रैंडमली हम कुछ तो भी करे आ रहे हैं। 50% क्वेश्चन में समझ में आ जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैंने देखा 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से, सॉल्व होगा ही होगा। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें पक्का अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो पहले तो इसने ब्रैकेट नहीं दिया, वैसे अंडरस्टूड है यहाँ ब्रैकेट कैसा होगा, कहाँ होगा बताओ, कहाँ होगा यहाँ ब्रैकेट, कहाँ होगा ऐसा? हाँ, क्योंकि सर ए डॉट भी स्केलर होता, और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर का वेक्टर के साथ होता है ना, तो पक्का ये कुछ ऐसा रहा होगा। तो क्या करें, सीधी बात है, ए और बी नहीं पता तो ए और बी मानना पड़ेगा। तो इन जनरल मान ले A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, एक पे फोकस करो, बाकी ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकली तुम निकाल लोगे। आई क्रॉस ए, तो आई क्रॉस A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो इसका क्रॉस आई के साथ 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना आता के, आई क्रॉस के माइनस जे। अब इसका डॉट किसके साथ, बी के साथ, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है ना। तो जे का जे के साथ कितना आता, माइनस का B2 A3, तो के का के साथ प्लस A2 B3 या था, और दिस डॉट क्या है, आई, या सुना, तो आई के साथ क्या आया, आई का आई है ना, आई के साथ क्या है, A2 B3 माइनस B2 A3। बताओ जे के साथ आ सकते हो क्या आएगा, जे के साथ बताओ क्या आएगा, A2 आई के साथ पहले 2 आया फिर 3 आया, I1 है 2 3, तो जे के साथ क्या आएगा, A3 B1 माइनस A1 B3, बोलो। और सिमिलरली के साथ कुछ कुछ आता, के साथ भी ऐसे आता ना, के साथ कितना आता, A1 B2 माइनस का A2 B1, कुछ तो बोलो। अब ये पूछा गया ये किसके बराबर है, अब ये तो समझ में आ रहा है बॉम्बे और दिल्ली ऑप्शन तो नहीं होने वाले, आंसर या तो आगरा होगा या तो चेन्नई होगा, बताओ कौन सा होगा। चलो ए क्रॉस बी देखते हैं, ए क्रॉस बी में क्या था, आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3, बस एक चेक कर लो, आई के साथ क्या था, A2 B3 माइनस B2 A3, मैच कर रहा है क्या, कर रहा है, कुछ नहीं किया, एक टर्म पे बस फोकस करो, एक अगर तुमने समझ लिया तो तुम लॉजिकली बाकी तो ऑटोमेटिकली सोच लोगे, या वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। आई के साथ समझ में आ रहा है, इस टाइप का टर्म आ रहा है तो ये तो होंगे नहीं, तो पक्का ही नहीं मिस होगा, बस एक आई कैप के लिए चेक कर लो। यू वेक्टर दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, डब्ल्यू वेक्टर नहीं दिया, are the vectors in 3-dimensional space, then the maximum possible value of this thing is equal to u cross v dot w, ठीक है ना, तो डब्बा ही हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन और कॉस में निकाल लेते हैं, क्या कहते हो ना, तो सीधे साइन और कॉस में निकाल लेते हैं, u क्रॉस v डॉट w क्या आएगा, 1 1 सॉरी 0 1 4 0 1 4 0 है ना, यहां से 1 0 3 कॉस थीटा साइन थीटा 0, इसका डब्बा है ना। चलो यहां से -1 के साथ माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस 4 के साथ साइन थीटा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, हाँ, तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू तो है ना, कोई लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 0 से 2 पाई सारी वैल्यू ले सकता है, अगर थीटा में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता तो फिर हमें ग्राफ से करना होता, पहले अपने क्वेश्चन किया था क्लास में, अगर थीटा में रिस्ट्रिक्ट कर दो 0 से पाई तो फिर मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली तुम नहीं कह सकते, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, फिर हमें ग्राफ से चेक करना पड़ता था,
क्वेश्चन कराया था मैंने, कैसा ना? समझ में आ रहा है? अभी तो ये बहुत ही सिंपल था यार। चला गया। चलो, चल गया है। ए वेक्टर है दिया, बी वेक्टर नहीं पता, सी वेक्टर नहीं पता, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ चुके हैं। इन दिस डिपेंड्स ऑन, सीधा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना, 1 0 -1, एक्स 1, 1 - x, वाई एक्स, 1 + x माइनस का वाई। ये पूछना चाहता है किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। चलो, तो समझदारी है कि मैं एक और जीरो बना लूं, और देखो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को ऐड कर दूं, तो इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को ऐड करोगे तो 0, इसमें इसको ऐड करोगे 1, इसको इसमें ऐड करोगे तो 1 + x, 0 1 x -1, 1 - x, 1 + x माइनस का y। इसका खोलते तो -1 के बाद, -1 के बाद यहां से आता तो x -1 - x, ये तो बहुत अच्छा आ गया, neither x nor y। मैं डायरेक्टली खोलना बेवकूफी है, अगर तुम 2 0 बना पा रहे हो तो बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ आया समझ में? चलो आगे। चलो, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यहां से पहले मेरे को कुछ बताना पड़ेगा तुमको। एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। फिर से ना, दो फेसेस के बीच का एंगल मतलब क्या? तो दो फेसेस के बीच में एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। थोड़ा समझना पड़ेगा लॉजिक पे तुम लोग को। पहले समझना, एक प्लेन की जो डायरेक्शन है, एक प्लेन की डायरेक्शन हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं? कैसे डिपेंड करेंगे? अच्छा होता तुम बताओ। मान लो एक प्लेन है जिसकी मेरे को डायरेक्शन डिपेंड करनी है। एक कॉपी है बुक, कुछ पतली सी, उसमें तो लिखोगे ना तुम, इसमें नहीं लिखोगे। जैसे ये प्लेन है, इसकी डायरेक्शन हम क्या डिफाइन करें? इसकी डायरेक्शन हम क्या डिफाइन करेंगे, सोचो। सॉरी, ये तो तुम बोलोगे सर ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? ध्यान देना, एक प्लेन की डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है। तुम्हारा देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितने भी वेक्टर्स हैं सब सेम ही है। तुम्हारा तो हम प्लेन में क्या करते हैं, प्लेन के अलोंग वाला वेक्टर नहीं यूज करते, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहूं एक प्लेन बनाओ, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो, तो सोचो प्लेन फिक्स हो जाएगा। समझा? कि अगर मैं तुम्हें प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर दे दूं तो प्लेन फिक्स हो रहा है। अगर प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर ये है तो सोचो प्लेन की डायरेक्शन ये होगी। हाँ, फिर उसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, बट लगभग देखो उसकी डायरेक्शन प्लेन की फिक्स हो चुकी है। ना, अगर मैं प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर ये दे दूं तो देखो प्लेन फिक्स हो जाएगा। फिक्स तो नहीं मतलब ये पता चल जाएगा कि वो उसका ओरिएंटेशन क्या होने वाला है। समझा? तो प्लेन को डिफाइन करने के लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं, हम उसका परपेंडिकुलर वेक्टर यूज करते हैं। फॉर डिफाइनिंग अ प्लेन, इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर इज यूज फॉर, अभी हम प्लेन जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर डिफाइनिंग अ प्लेन, its perpendicular vector is used, its perpendicular vector is used। समझ रहे हैं?
तो इफ perpendicular vector is defined, perpendicular vector is defined, if perpendicular vector is defined, then orientation of plane is fixed, then orientation of plane is fixed. पहली चीज, प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है हमारे। क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूं इस वेक्टर के अलोंग एक प्लेन बनाओ, इस वेक्टर के अलोंग एक प्लेन बनाओ, तो बता सकते हो कितने प्लेन होंगे? कितने प्लेन्स होंगे जो इस वेक्टर के अलोंग होंगे? सोचो, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सोच रहे हो? इनफिनिट प्लेन्स हो सकते हैं। तो अलोंग अगर तुम वेक्टर डिफाइन करने जाओगे तो इस वेक्टर के अलोंग सोचो इनफिनिट प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर अगर बात करोगे तो सोचो प्लेन का ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा, ओरिएंटेशन फिक्स होगा, प्लेन फिक्स नहीं होगा। क्योंकि देखो ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है। ओरिएंटेशन मतलब क्या? अब मतलब घूम नहीं सकता वो, हाँ पैरेलली जरूर शिफ्ट कर सकता है। दोनों डिफरेंस है। चलो पहली चीज हमने सीखी कि प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना? अब ध्यान दो, तो अगर प्लेन के अलोंग दो वेक्टर हैं, अगर प्लेन के अलोंग दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को हम लोग इन जनरली हम लोग किससे डिनोट करेंगे? हमेशा ईटा वेक्टर से डिनोट करते हैं। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? ईटा वेक्टर से। तो क्या तुम ईटा वेक्टर बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी आर along the plane, are along the plane, then normal vector of plane, then normal vector to plane eta vector can be defined as a cross b और b cross a। एक ही बात है ना, कि अगर हमें किसी भी प्लेन के अलॉन्ग दो वेक्टर अगर मिल जाए तो हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? बट उसके लिए हमें प्लेन के अलॉन्ग कम से कम दो वेक्टर चाहिए। या प्लेन के अलॉन्ग में अगर सिंगल वेक्टर तुम्हें दे दूं, प्लेन के अलॉन्ग अगर मैं तुम्हें सिंगल वेक्टर दे दूं तो क्या तुम सिंगल वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकालोगे? तो सोच के बोलो, अगर तुम्हें मैं एक सिंगल वेक्टर दे दूं तो क्या तुम ये वाला वेक्टर निकाल सकते हो? अच्छा बताओ, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होते हैं? एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होते हैं? हाँ, समझ आ रहा है? ये अगर मान लो एक वेक्टर है तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर सोचो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस जितने भी वेक्टर्स हैं सबके सब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। तो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर ध्यान देना इनफिनिट वेक्टर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है यार? पक्का? अच्छा, एक वेक्टर से 30 डिग्री एंगल बनाने वाले कितने वेक्टर्स होंगे? इस वेक्टर से 30 डिग्री एंगल बनाने वाले कितने वेक्टर्स होंगे? इनफिनिट। कैसे होंगे? ये 30 होगा, अगला से जो 30 ऐसा होगा, 30 ऐसा होगा। ये सोच पा रहे हो? हमारे कौन सा बन रहा है? सोच पा रहे हो कौन सा बन रहा है? 30 30 30 30 30 30। इस वेक्टर से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे जितने वेक्टर्स होते वो सबके सब बेसिकली एक कोन टाइप का शेप फॉर्म करते। पक्का? एक वेक्टर से परपेंडिकुलर भी इनफिनिट वेक्टर्स होंगे या किसी पर्टिकुलर थीटा पे भी कितने वेक्टर्स होंगे? इनफिनिट वेक्टर्स होंगे। पक्का? चलो, तो ये भी हमने सीखा। तो
प्लेन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होना चाहिए। तो मान लो अगर दो प्लेन्स हैं, पहला और दूसरा, दो प्लेन्स हैं पहला और दूसरा, तो इनके बीच में एंगल, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। उसको नापने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। 3D में ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अपन को एंगल निकालने की बात आती है तो हमेशा एक ही ऑप्शन हमारे पास होता है, वेक्टर। 3D में अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो समझ लो कि तुम्हें वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना आता है। भाई ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में एंगल कितना, ये सोचना तो मुश्किल है। लेकिन इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे पता ही है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सोचो ये है, और हमें सोचो ये थीटा तो निकालना है, सोचो हमें ये थीटा तो निकालना है, और जरा सोचो ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, और ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स is equal to angle between their normal vectors, angle between their normal vectors। सोच लो आराम से। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पाई माइनस थीटा होगा तो अपने थीटा क्यों लिया। तो समझो प्लेन के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, दो प्लेन्स के बीच में सोचो हमेशा दो एंगल्स होंगे, एक थीटा होगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा भी तो होगा। जैसे दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं, एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा, वैसे प्लेन्स के बीच में दो एंगल होंगे, एक अगर थीटा होगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा भी तो होगा। समझ है? तो ऑटोमेटिकली यहां से तुम्हें थीटा मिल जाएगा, तो फिर पाई माइनस थीटा तो कर ही दोगे। पक्का। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि अगर तुम्हें कभी भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो सिंपली क्या करो, उनके जो दो नॉर्मल वेक्टर्स थे उनके बीच के एंगल निकाल लो, तो तुम्हें थीटा मिल जाएगा। तो थीटा भी एक एंगल है दोनों प्लेन्स के बीच में, और पाई माइनस थीटा भी एक एंगल होगा दोनों प्लेन्स के। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। एक रेगुलर टेट्राहेड्रन अगर है तो उसके किन्हीं भी दो फेसेस के बीच का एंगल निकालो। और ना फेसेस, फेसेस मतलब क्या होता है, प्लेन। इस बार रेगुलर टेट्राहेड्रन के जो फेसेस हैं, ये फेस और ये फेस, फेस के बीच का एंगल निकालना है। फेस मतलब प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे शुरुआत करोगे, कैसे शुरुआत करोगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही याद है मानना पड़ेगा। बोलो, इसको मान लेता हूं 2,0,0 याद है। इस तक पहुंचने के लिए x में 1, y में 0, z में √3, पता नहीं याद है, नहीं है याद है, इक्वल एंगल 2, 2 का साइन 60 √3। इस तक पहुंचने के लिए x में 1, बोलो, z में √3 का 1/3, √3 का 1/3, और y का कितना आता था 2 अंडर रूट और √2/3 आता था, लेकर रखा बना है। ठीक है, और ये कितना है 0, 0, 0। अब हमें इसके किन्हीं भी दो फेसेस के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो मुझे मान लो एंगल निकालना होता तो मैं दो फेस सिलेक्ट कर लूं। तो एक फेस में सिंपल वाला सिलेक्ट कर रहा हूं एबीसी, एंगल बिटवीन प्लेन्स, पहला एबीसी, दूसरा एसीडी, दूसरा एसीडी, इन दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालता हूं। ठीक है, अब दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना मतलब
कि नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। समझ में आ रहा है? तो पहले अपन नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एबीसी। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एबीसी कैसे निकालोगे? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एबीसी कैसे निकालोगे? AB क्रॉस AC, ये बच्चों वाला तरीका। और थोड़ा सोच के करो। सीधा जे कैप। सोचो, ये 0 0, ये A है, ये B है, ये C है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किसके अलॉन्ग है? जे कैप के अलॉन्ग ही तो है। नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्या सोचो, ये प्लेन जो, ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये तो होगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन वैसे भी समझे ना, डॉट निकालेंगे तो थीटा या पाई माइनस थीटा दोनों ही एंगल होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा? हाँ, अपन को प्लेन ए सी डी, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन ए सी डी, ये जरूर निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन ए सी डी निकालने के लिए वही कर देते हैं, ए सी क्रॉस ए डी। ए सी क्रॉस ए डी, ध्यान देना, मैटर नहीं कर रहा कि तुम ए डी क्रॉस ए सी कर रहे हो कि ए सी क्रॉस ए डी कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आई जे के, ए सी वेक्टर कितना आएगा? 1 0 3। ए डी वेक्टर कितना आएगा? 1 2 रूट 2 बाई 3, और यहां कितना था? 1 बाय रूट 3। कुछ बढ़े क्या? आई कैप के साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करोगे तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, कितना चाहिएगा? 2 रूट 2। माइनस जे कैप के साथ 1 बाय रूट 3 माइनस का रूट 3। के कैप के साथ कितना आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 2 बाय 3। बोलो, ईटा 2 वेक्टर। अब तुम्हें ईटा 1 वेक्टर भी मिल चुका है और ईटा 2 वेक्टर भी मिल चुका है। तो एंगल बिटवीन प्लेन, क्या बोलूं? एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या होगा? दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स cos थीटा will be equal to eta 1 वेक्टर into eta 2 वेक्टर अपॉन eta 1 का मॉड और eta 2 का मॉड। तो eta 1 डॉट eta 2, तो दिस डॉट दिस, ये आएगा बस। ये कितना आएगा? रूट 3, बोलो, माइनस का 1 बाय रूट 3। ठीक है ना? eta 1 का मॉड 1, eta 2 का मॉड, ठीक है ना? ये कितना बन रहा है? 3 माइनस 1, 2 बाय रूट 3 बन रहा है ना? ठीक है ना? 2 बाय रूट 3 बन रहा है ना? ठीक है ना? तो ये कितना बनेगा? नीचे इसका मॉड कितना आएगा अपना? 2 रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8, यहां से भाई 3 माइनस 1, 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर 4 बाय 3, बोलो इसका स्क्वायर 4 और 2 8 बाय 3, तो 4 बाय 3 8 बाय 12 बाय 3 4 रूट 12, तो 2 बाय रूट 3, और यहां से कितना आएगा? रूट 12। रूट 12 मतलब कितना आएगा? 2 रूट 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय 3। तो प्लेन्स के बीच में एंगल मतलब उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। और नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए अगर डायरेक्टली दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा तो उस प्लेन के अलॉन्ग 2 वेक्टर लो, दोनों का क्रॉस ले लो। एबीसी तीनों एक दूसरे से पाई बाय 3 एंगल बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। इनके बीच पाई बाय 3 एंगल है, इसके और इसके बीच में भी एंगल पाई बाय 3 है, इसके और इसके बीच में भी एंगल पाई बाय 3 है, और इसके और इसके बीच में भी एंगल पाई बाय 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये पाई बाय 3, ये वाला पाई बाय 3 एंगल नहीं है, ये एंगल पाई बाय 3 है, और इनके बीच में एंगल पाई बाय 3 है। तो तुम ये एंगल पक्का पाई बाय 3 नहीं होगा। और अपन को cos थीटा में तो ये वाला एंगल चाहिए होता है ना, ये वाला, या b क्रॉस c के साथ ये वाला एंगल चाहिए होता है ना, तो वो एंगल पाई बाय 3 नहीं होगा। रेगुलर टेट्राहेड्रन मान लेंगे,
रेगुलर टेट्राहेड्रन मान लेंगे, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन में तुम क्यों मान के चल रहे हो तीनों से एंगल सेम होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रन में तुम क्यों मान के चल रहे हो कि इससे एंगल सेम आएगा? रेगुलर टेट्राहेड्रन में वैसे शायद सेम आएगा, लेकिन सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, शायद उससे आ जाए। सिमेट्रिक फिगर है ना, टेट्राहेड्रन को ऐसे प्लेस करो या ऐसे प्लेस करो, सेम आता है। चलो अभी चेक कर लेते हैं उससे भी। चलो, वैसे इसका बेहतर तरीका होता, सोचो तुमने ऐसा कहीं यूज किया है, तो जरा सोचो ए डॉट ए कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी, ए डॉट ए, बी डॉट बी, और सी डॉट सी, ये सब बनोगे। और ए डॉट बी, बी डॉट सी, और सी डॉट ए 1/2 होंगे। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए वन मॉड बी वन कॉस थीटा 5/3, है ना? तो सोचो अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता है और तुमसे डब्बा ऑफ एबीसी निकालने को बोला जा रहा है, तो अपने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था डब्बा ऑफ एबीसी का जिसमें ये टाइप के टर्म आते हैं, याद करो। ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये क्या होता था, डब्बा ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए 1, ए डॉट बी सुना। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए चाहो तो जीरो बना लो क्या, ठीक है ना, सीधा खोल ही लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वन के साथ 1 माइनस 1/4, 3/4, माइनस 1/2 के साथ 1/2 माइनस 1/4, 1/4, 1/2 के साथ 1/4 माइनस 1/2, माइनस का 1/4, 3/4, 1/8, 1/8, 1/4, माइनस का 1/4, 1/2/4, 1/2 ना। डब्बा ऑफ एबीसी, डब्बा ऑफ एबीसी कितना आएगा, 1/2। समझ गए ना? और तुम क्या कर रहे थे रेगुलर टेट्राहेड्रन में, है ना? रेगुलर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कितना था? हाँ, क्यूब बाय, हाँ बाय 6 भी तो आएगा, सीधे से आ गया ना, आ गया। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना आता है, 1/6 ऑफ एबीसी। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम लोग ने देखा था कितना आया था, a³/6√2, ये निकाला था ना, 1/6 नहीं आएगा, दिस इक्वल टू ये आएगा। तो समझ ना, 1/6 से 1/6 कटता, और ए तो 1 ही हो गया अपना, तो कितना आता 1/2। टेट्राहेड्रन में भी सारे एंगल तुम्हारे कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आया नहीं आया, समझ गए ना? हाँ, अगर एंगल सबके बीच में 30 डिग्री होता तो फिर टेट्राहेड्रन से नहीं कर पाते, रेगुलर वाले से, ठीक है ना? फिर हमें यही अप्रोच यूज करना पड़ता। चलो, तो यू वी डब्ल्यू का डब्बा होता क्या है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यही तो होता है। बी पता है, डब्ल्यू पता है, तो ये तो तुमको पता ही है। यू का मॉड पता है ना? तो यू डॉट ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। दोस्तों, और v क्रॉस w हमें पता है, v क्रॉस w तो मैं निकाल ही सकता हूं, i j k क्या आएगा, 310 20 -1, i के साथ 1, j के साथ -3, k के साथ -2। तो
v क्रॉस w का मॉड, v क्रॉस w का मॉड, 9 4 13 और 1 14 आई के साथ माइनस रूट 14, तो मॉड ऑफ यू कितना था 5, मॉड ऑफ v क्रॉस w कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 14 इनटू कितना cos थीटा। अब इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, तो cos थीटा कितना, तो क्या cos थीटा को 1 कर दूं, इसको मैक्सिमाइज करना है, u फिक्स हो चुका है, u का मॉड फिक्स हो चुका है, v क्रॉस w का मॉड फिक्स हो चुका है, बचता है cos थीटा। क्या मैं cos थीटा को 1 कर सकता हूं, क्या cos थीटा को 1 करने में दिक्कत है, या cos थीटा को 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। cos थीटा 1 कब होगा, जब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाए 0। तो सोचो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल तब आएगी when cos theta is equal to 1, when cos theta equal to 1 means when u vector is parallel to v cross w vector। हो सकता है ना, u का बस मॉड ही तो दिया है, तो क्या u वेक्टर v क्रॉस w के पैरेलल नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या बुराई है ना। और उस केस में जो u वेक्टर आएगा मैं वो भी निकाल सकता हूं, तो u वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल आएगा, तो u वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स -i प्लस 3j माइनस का 2k ये होगा, और u का मॉड कितना है 5, तो u वेक्टर कितना आएगा -i प्लस 3j माइनस 2k बाय रूट 14 टाइम्स 5। सोच लो आराम से, सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम सोच रहे हो उसमें तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तभी आएगा जब तुम्हें सारे एस्पेक्ट पता हों। सीधी बात है भाई, v क्रॉस w है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, बचा वेरिएबल क्या ये, इसको मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ 1। अब बस ये सोचो कहीं इसको 1 करने में कोई लफड़ा तो नहीं है, हमने देखा भाई ये 1 कब आएगा, जब u वेक्टर इसके पैरेलल हो जाए, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, u का वैसे मॉड ही दिया है, तो बिल्कुल उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो हो जाए v क्रॉस w के पैरेलल। हाँ, अब सवाल उठता है प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपन सिर्फ इसके मॉड की बात कर रहे हैं, इसके मॉड की बात चल रही है ना, तो कॉस्ट अगर -1 भी आ गया तो भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, तो बिल्कुल सही कहा, इसलिए प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि मतलब सिर्फ मॉड की बात करेंगे ना, इसके मॉड की, तो मॉड में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। सही कहा, तो इसको पहले ना लिख के मैं कोलिनेट देता हूँ, सोचो प्लस माइनस में दिक्कत है क्या, देखो हर चीज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो तभी तुम्हें चीजें आएंगी, खुद से सोचो प्लस माइनस क्यों आया, माइनस होता तो क्या होता है, कॉस्ट माइनस हो जाता, यही तो होता, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आता वो माइनस का पाई रूट 14 आता, बट सब चौबन से क्या पूछा गया है, इसका डब्बा, है ना, इसका डब्बा पूछा गया ना, मॉड नहीं दिया गया, मॉड नहीं दिया, मॉड नहीं दिया रे, तो फिर माइनस आएगा, समझ गया ना, मॉड अगर दिया होता तो उनको इसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो ये तो सिंपली स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू गड़बड़ कर देगी, पहले ही सीधा, पहले ही सीधा, और जाएगा नहीं आएगा, मॉड नहीं दिया ना, डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल ही होगा, पेज डायगोनल होता है तो जनरली लिख देते हैं, तो क्वेश्चन लिखा तो बॉडी डायगोनल ही मानेंगे, है ना। The perpendicular distance of any corner of a cube of side A from a diagonal not passing through it, हाँ, ये लेकिन
इसका कोई क्यू भी है ना? हाँ, √3/2 नहीं आना चाहिए था? Perpendicular distance of any corner of a cube from any corner of a cube of side A from diagonal not passing through it. जैसे मान लो वो कॉर्नर होता, उसका इस डायगोनल से डिस्टेंस, इस डायगोनल से डिस्टेंस टोटल डायगोनल का हाफ नहीं होगा? हाँ, टोटल डायगोनल का हाफ नहीं होना चाहिए? एक सेकेंड, ऐसा बताने इसमें कुछ गड़बड़ है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो पता है ना क्यूब का डायगोनल कितना होता है? क्यूब का डायगोनल √3 होता है, ये तो पढ़ रखा है ना? तो अगर तुम किसी भी कॉर्नर का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो आधा नहीं आएगा, शायद वो 90 डिग्री में नहीं आ रहा होगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। देख लेते हैं सॉल्व करके, चक्कर में नहीं पड़ते, सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो इसको मान लेते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1, और ये कितना आएगा 1 1 1, है ना? ठीक है ना? तो बॉडी डायगोनल में ये ले लेता हूं, ये ले लो A B C D E F G H, तो बॉडी डायगोनल में ले रहा हूं AG वेक्टर। AG वेक्टर कितना आएगा I + J + K, ठीक है ना? और पॉइंट में कोई भी एक ले, कोई भी एक ले लो, E ले लेते हैं, है ना? E F कुछ भी ले लो, तो E को ले लेता हूं। तो डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम AG वेक्टर। अब सवाल उठता है कि क्या हम किसी पॉइंट का किसी वेक्टर से डिस्टेंस निकालना जानते हैं? काफी अच्छा लॉजिक है। किसी पॉइंट का मतलब बेसिकली किसी 3D लाइन से डिस्टेंस क्या हम निकालना जानते हैं? चलो पहले एक एग्जांपल ये देखो, मान लो ये पॉइंट होता 1 0 2, ये एक 3D में लाइन है, 3D के कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करो, सीख जाओगे। 3D में इस पॉइंट का इस लाइन से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ वेक्टर्स का यूज करना है। क्या करोगे? इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले तो सोचो होगा क्या, दिखने में वो कैसा होगा? हमारा इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब तुम्हें ये निकालना है। सोचो ये हमें निकालना आता है कैसे? एक तो देखो कल ही अपन ने इसका फॉर्मूला सीखा था, सोचो याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम दिस, तो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A अपॉन B माइनस C का मॉड। एक तो वो घिसा-पिटा तरीका हो गया, कुछ और अच्छा सोचो। ये लेंथ निकालना है, हिंट ले लो, ये वेक्टर तुम्हें पता है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, ये पता है, ये पता है, और ये थीटा तो तुम निकाल ही लोगे, तो ये लेंथ क्या आएगा? मॉड A का सीधा कितना? साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? A क्रॉस B का मॉड बाय मॉड A मॉड B, मॉड A से मॉड B कैंसल, मॉड ऑफ A क्रॉस
बी यूनिट वेक्टर। याद करो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर क्या आता था, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, और ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑन बी वेक्टर क्या आएगा, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। शायद मैंने नहीं बताया तुम लोगों को अभी तक। ठीक है, प्रोजेक्शन कंपोनेंट ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। होता। अब यहां पर ए बी सी जो 3 पॉइंट्स हैं वो कौन से देखते हैं। यहां पर ए बी सी, एक पॉइंट तो कितना हो गया, 0 0 0। ये वाला पॉइंट कितना है, 0 1 0। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 1 1 1। तो हमको ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ मैं क्या कहूंगा, ये ए है, ये वेक्टर अगर बी है, तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। बोलो दोस्तों। तो कितना आएगा, आई जे के। ए वेक्टर कितना आएगा बताओ, 0 1 0। बी वेक्टर कितना आएगा, 1 1 1। तो आई कैप के साथ कितना आता, 1। जे कैप के साथ कितना आता, 0। के कैप के साथ कितना आता, -1। तो कितना आ गया, आई माइनस का के। बोलो दोस्तों। तो ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, √2। लेकिन अपन को बी यूनिट वेक्टर चाहिए, तो बी वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड भी दोगे, तो बी वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड भी दोगे, तो कितना आएगा, √2/√2। 3D में एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। सपोज दैट ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स equally inclined to one another, equally inclined to one another at an angle theta। तो समझ में यहां से अपन को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ए डॉट ए, यहां से अपन को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी कितना है, 1। और वही ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए कितना अपना cos थीटा। समझ में? अब इसने बोला a क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इसके बराबर है, तो फाइंड पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या किया जाए, समझो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है तुम्हें उसका यूज करना है। तो तुम्हें इस टाइप के टर्म यहां जनरेट करने पड़ेंगे, ये सोचो। अब इस टाइप के टर्म्स यहां कैसे जनरेट करें, ये सोचो। इस टाइप के टर्म्स वहां कैसे जनरेट करूं, बिल्कुल सोचो। तो अपने पास क्या लिखा है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू पी टाइम्स ए वेक्टर प्लस क्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस आर टाइम्स सी वेक्टर। तो क्यों ना मैं दोनों साइड ए का डॉट ले लूं, दोनों साइड ए का क्या ले लो, डॉट। बोलो। तो ए डॉट ए 1, ए डॉट बी cos थीटा, सी डॉट ए cos थीटा। सोचो ए डॉट ए 1 बनता, ए डॉट बी cos थीटा, ए डॉट सी cos थीटा। और सोचो ये क्या बन जाता, 0। ये क्या बन जाता, 0। और ये क्या बनता, डब्बा ऑफ एबीसी। और सोचो डब्बा ऑफ एबीसी में मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे ये सब पता है। अभी निकाला था अपने जस्ट, है ना, आ गया डब्बा ऑफ एबीसी। अब समझो निकालना क्या, फाइंड पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। पी क्यू आर तीनों को थीटा के टर्म में निकालना है। यहाँ तो पी क्यू आर में एक ही क्वेश्चन है, ये स्केलर है ना, ये तो अपन सिंगल इक्वेशन है ना।
अब सिंपली क्या करोगे, बी से डॉट दोगे, तो बी डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू पी का कॉस थीटा, क्यू आर का कॉस थीटा, दिस इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। दिस इक्वल टू क्या आ गया था, डब्बा ऑफ एबीसी। सर ये भी जीरो, ये भी जीरो। एक बार सी के साथ डॉट दे दो, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट बी क्रॉस सी, सी के साथ डॉट देते, तो पी का कॉस थीटा, क्यू का कॉस थीटा प्लस का आर, और यहाँ क्या है, सी ए बी का डब्बा, सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है तो इसको मैं डब्बा ऑफ एबीसी लिख सकता हूँ, डब्बा ऑफ एबीसी और डब्बा ऑफ सी ए बी सेम आएगा ना, ई बन चुका है तुम्हारा। अब यहां से हमें निकालना क्या है, क्या निकालना था, पी क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अच्छा डब्बा ऑफ एबीसी भी चेक कर लेता हूँ, डब्बा ऑफ एबीसी कितना आएगा, डब्बा ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1 cos थीटा cos थीटा cos थीटा 1, बोलो तो लगा दो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी याद है, साइक्लिक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, कितना आ गया, 1 प्लस का 2 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये डब्बा ऑफ एबीसी का स्क्वायर आया, डब्बा ऑफ एबीसी का क्या आया, स्क्वायर। कुछ तो बोल दो, ठीक है ना, आ रहा है। अब यहां से पी क्यू आर कैसे निकालोगे, पहले और तीसरे को सेपरेट कर दोगे, एक ऑप्शन वो सब है। सोचो पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन, नॉन होमोजेनस, नॉन होमोजेनस, तो x की वैल्यू क्या आती थी, डेल एक्स बाई डेल, और डेल एक्स क्या होता था, x के कोएफिशिएंट्स की जगह पर इनको रिप्लेस कर दो, कुछ देर के लिए मैं इसको k लेट कर लूं, तो क्या आएगा, k 0 k, यहां तक कितना आएगा, cos थीटा 1 cos थीटा, यहां से कितना आएगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, और नीचे क्या आएगा, डेल, डेल मतलब इसका डब्बा, एक मिनट इसका डब्बा ही तो ये, इसका डब्बा ही नहीं आएगा, डेल का डब्बा 1 cos थीटा 1 cos थीटा cos थीटा 1, वही तो, ये कितना लिखा है, अंडर रूट ऑफ डब्बा एबीसी, आ रहा नहीं आ रहा, और यहां से देखो k कॉमन ले लोगे, k तो डब्बा एबीसी था, डब्बा एबीसी क्या था, कॉमन आ रहा है ना, k तो तुम्हारा डब्बा एबीसी था ना, तो डब्बा ऑफ एबीसी क्या आएगा, कॉमन, ठीक है, तो यहां से कटता तो अंडर रूट ऑफ डब्बा ऑफ एबीसी बचता, बचता कितना, 1 cos cos 0 1 cos 1 cos 1, ये बनता, तो सॉल्व कर लेते हैं यहां से, है ना, इसे खोल लो, 1 के बाद 1 माइनस का cos स्क्वायर, 1 के बाद cos स्क्वायर माइनस का कितना, cos, बोलो, माइनस cos स्क्वायर से देखो प्लस cos स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो कितना बचता, 1 माइनस का cos थीटा, तो p जो आया डेल एक्स पे डेल वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ डब्बा एबीसी, अंडर रूट ऑफ डब्बा एबीसी इनटू 1 माइनस का cos थीटा, और डब्बा ऑफ एबीसी हमने निकाला था, ये तो कितना आ गया, पी की वैल्यू
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। पता नहीं आया नहीं आया, थोड़ा ज्यादा अच्छा था। समझ में हमने क्या क्या किया? पहले हमने एक बार ए के साथ डॉट लिया, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो बेसिकली तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आ गए। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में समझ गए। एक्स निकालने के लिए याद करो डेल एक्स बाय डेल करते थे, वाई निकालने के लिए डेल वाई बाय डेल, जेड निकालने के लिए डेल जेड बाय डेल, है ना। अब ऐसे हमने एक्स निकाला मतलब पी निकाला, अब ऐसे हम तुम क्यू निकाल सकते हो डेल वाई बाय डेल, और आर निकाल सकते हो डेल जेड बाय डेल। ठीक है, मैं कर नहीं रहा। डेल वाई बाय डेल और आर निकाल सकते हो डेल जेड बाय डेल, याद है ना क्रैमर्स रूल। या ये सब अगर नहीं करना तो नॉर्मली तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, एलिमिनेशन मेथड्स करके सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लगता है तो वैसे कर लो, समझ गए ना। दो इक्वेशन से आर को एलिमिनेट करो, फिर पी और क्यू के लिए सॉल्व कर लो, एक ही बात है। ठीक है, पता नहीं मैंने तुम लोग कंसेप्ट बताया नहीं बताया वाला। एबीसी बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एबीसी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। ये पूछा गया है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे कि नॉन कोप्लेनर होंगे। हाँ, एक तरीका बिल्कुल सही बात है वेरीफाई करने का। एबीसी कुछ दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो आई कैप जे कैप और के कैप मान के वेरीफाई कर दो। चलो पहले अपन लेकिन सीख लेते हैं। तो चेक कैसे करोगे कि ये वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं। बिल्कुल, तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, लेट सपोज इसको u माना, इसको v माना, इसको w माना, तो इफ u v एंड w आर कोप्लेनर, बोलो, तो any one of them, any one of them can be written as linear combination of other two। बोलो, तो किसी भी एक वेक्टर को मैं बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो देखते हैं। तो डब्ल्यू वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर कितना है, a प्लस बी माइनस का 3c, a प्लस बी माइनस का 3c। लैम्डा टाइम्स ऑफ यू वेक्टर, ये कितना था, 2a माइनस का b प्लस का 3c प्लस न्यू टाइम्स a प्लस बी माइनस का 2c। अब क्या करें, सीधा बोलो, सबको साइड लिया है। तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट, ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना था, 1 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का म्यू। बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या था, 1 प्लस का लैम्डा माइनस का म्यू। सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या था, माइनस का 3 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 म्यू, दिस इक्वल टू 0। अब क्या करते, याद करो, अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर अगर 0 होता था, तो हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते थे, दैट एक्स वाई एंड जेड ऑल विल बी 0। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट एक्स वाई जेड ऑल विल बी 0। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब मैं इसको भी 0 करूंगा, इसको भी 0 करूंगा, इसको भी 0 करूंगा, बट यहां कितने वेरिएबल है, दो। तो जब मैं इसको 0 करूंगा और इसको 0 करूंगा तो मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लैम्डा म्यू, तो मेरे को वहीं से मिल जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन का क्या काम, तीसरा इक्वेशन तुम्हें ये बताएगा कि यहां से जो लैम्डा और म्यू निकल के आ रहा है, वो लैम्डा और म्यू के लिए अगर ये भी 0 हो रहा है तो वाकई में तीनों कोप्लेनर है, और अगर यहां से जो लैम्डा म्यू निकल के आए उसके लिए ये 0 नहीं हुआ, मतलब वो तीनों कोप्लेनर नहीं। तो इन दो से मैं लैम्डा म्यू निकाल सकता हूं इन दो इक्वेशन से। 1 माइनस का
2 लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल टू 0 और 1 प्लस लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल टू 0। कुछ तो इसमें से घटा दूं, इसमें से घटाते म्यू कटता 1 भी कटता, लैम्डा 0 आ गया, लैम्डा 0 आ गया तो म्यू कितना आ गया 1। तीसरी इक्वेशन में इसको रखो, माइनस का 3 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 म्यू प्लस का 2 म्यू, लैम्डा 0 म्यू 1 रखने पे देखो 0 नहीं हो रहा, मींस दे आर नॉन कोप्लेनर। क्या मैंने कहा, अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। लिखा, तो सबको साइड ले गए, ए वेक्टर कोफिशिएंट, बी वेक्टर कोफिशिएंट, सी वेक्टर का कोफिशिएंट, ये अपने पढ़ा था एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर 0 होता है, जहां ए बी सी तीनों नॉन कोप्लेनर होते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों 0 होंगे। तीन इक्वेशन मिली। अब तीनों इक्वेशन का अगर साइमल्टेनियस कोई सॉल्यूशन आया था तो तीनों कोप्लेनर होते, नहीं आया तो तीनों कोप्लेनर नहीं है। वैसे पहला तरीका भी सही था कि ए बी सी को सीधा आई जे के मान के वेरीफाई कर दे, वेरीफाई करते तो कितना आता, 2 माइनस 1 3, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 3, तो क्या 3 वेक्टर मिल गया, तीनों चेक करना कोप्लेनर है कि नहीं, इनका डब्बा देखना पड़ेगा। तो इस वाले रो में से इस वाले रो को सेपरेट कर दूं, 0 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, 1 1 माइनस 2, इसके बाद चेक करते, तो माइनस 1 के बाद 2 प्लस 1 देखो नॉन जीरो आया, तो ये भी बता रहा है कि कोप्लेनर नहीं है। आया? ठीक है, एक और तरीका था, हमें ये तो चेक करना है कि यू वी और डब्ल्यू कोप्लेनर है कि नहीं। तो अगर यू वी डब्ल्यू कोप्लेनर होंगे तो मैं कह रहा हूं यू वी डब्ल्यू का डब्बा 0 होना चाहिए, यू वी डब्ल्यू का डब्बा 0 होना चाहिए। और यू वी डब्ल्यू का डब्बा पिछली क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद करो यू वी डब्ल्यू तीनों ही ए बी सी के टर्म में लिखे, याद करो सेकेंड लास्ट फॉर्मूला, यू वी डब्ल्यू तीनों ही ए बी सी के टर्म में, तो यू वी डब्ल्यू का डब्बा मैं क्या ले सकता हूं, ए बी सी के जो कोफिशिएंट्स हैं, ए बी सी के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका डब्बा बोलो टाइम्स डब्बा ऑफ एबीसी, याद है। और ये अभी अभी हमने सॉल्व किया ऊपर, और एबीसी क्या लिखा है, नॉन कोप्लेनर, तो ये तुम्हारा कितना आया 3, और ये जो भी है तुम्हारा क्या है नॉन जीरो, तो अल्टीमेटली क्या आ गया नॉन जीरो। तो डायरेक्टली यूवीडब्ल्यू का डब्बा भी तो निकाल ही सकते हैं, पिछली क्लास में सीखा था, यार गया याद, चल रहा है ना भाई, याद हो रहा है क्या, चलांगे। अब इसमें ध्यान देना, वेक्टर में तुम्हें कुछ टर्म्स मिलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा पहले इनको समझते हैं होते क्या है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब सिंपली होता है वेयर अ वेक्टर कैन बी, where a vector can be represented by, where a vector can be represented by a linear combination of other vectors, linear combination of other vectors, they are called linearly dependent vectors, dependent,
जहां एक वेक्टर को हम बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। और जिनको ऑब्वियसली नहीं लिख पाओगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। थोड़ा सा नाम समझो, अगर एक वेक्टर को हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो वो डिपेंडेंट होंगे, नहीं लिख पा रहे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब समझो, थोड़ा सा ध्यान दो, बाद में छापना। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, A and B are कोलिनियर, तो A वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, B वेक्टर। तो क्या मैं दो वेक्टर को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं क्या, तो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेक्टर्स। इस केस में जो A और B है उनको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर डिपेंडेंट वेक्टर्स where one can be written as a linear combination of other। वहीं अगर if A and B are non-collinear, if A and B are non-collinear, तो क्या फिर मैं A को B के टर्म में लिख सकता हूं क्या, तो A वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, तो दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। समझ ना। तो एक और तरीका है दो वेक्टर्स को नॉन कोलिनियर देने का इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि भाई ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो अब बताओ क्या होगा। तो जैसे ही उसने कहा दैट ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो समझ जाना कि ए को हम लैम्डा बी के टाइप के टर्म में नहीं ले सकते, मतलब ए और बी कोलिनियर नहीं है। यहाँ सोचो, if ABC are coplanar, if ABC are coplanar, तो क्या ABC लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे, समझ रहा है। इस केस में मैं तीनों को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर नॉन कोप्लेनर होते तो, नॉन कोप्लेनर होते तो हम लोग क्या कहते हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहां पूछा गया है शो दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर है कि कोप्लेनर नहीं है। यहां देखो तीन वेक्टर हैं, पहला दूसरा और तीसरा, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे, मतलब ये तुम्हारे इनडायरेक्टली कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर। हम समझ आ रहा है। और नॉन कोप्लेनर है कि नहीं, कैसे करें, डब्बा 1 - 3 2, 2 - 4 - 4 होगा, 2 - 4 - 4, 3 2 -1। बोलो कुछ तो, यहां से कितना आएगा, 1 टाइम्स 4 4 प्लस 8 12 प्लस 3 के साथ -2 -2 प्लस 12 -2 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 2 के साथ 4 और 12, 4 और 12 16, जो भी ये देखो ये कैसा है, प्रूव करना। ABCB 3 non-coplanar vectors, then prove that the points, ध्यान देना जैसे उसने वर्ड यूज किया पॉइंट, समझ में आया ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, जैसे उसने वर्ड क्या यूज किया पॉइंट, तो समझ जाना ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। तो ABCD इस बार 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो 4 पोजीशन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने के लिए प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर, प्रूव करना है कि कोप्लेनर होंगे। कैसे करोगे, तो एक को रेफरेंस पॉइंट ले ले, एक को रेफरेंस पॉइंट लेते बी सी और कितना डी, तो एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला और एक वेक्टर ये वाला, तो b माइनस ए, तो a -2 कितना आएगा, -1 -2 -3 माइनस का 5 3 -1 4, 3 - 2 1
4 minus 3 1 minus 2 minus 1 minus 1 a minus 2a minus 1 minus 6 minus 3 minus 9 6 minus 1 7 बोलो है ना इसमें a b c ये है ना इसका डब्बा 0 प्रूव करना है बोलो और इसका डब्बा याद करो इनके कोफिशिएंट का डब्बा इनटू डब्बा ऑफ एबीसी होगा तो इनके कोफिशिएंट का डब्बा चेक कर ले -1 के साथ 7 माइनस का 9 -2 +5 के साथ 7 -1 6 4 के साथ -9 +1 -8 बोलो 30 और 2 32 32 माइनस का 32 0 बिल्कुल कोप्लेनर मैंने यहाँ पे एबीसी भी थे बट अपने वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया याद है एबीसी है तो पहले कोफिशिएंट का डब्बा इनटू डब्बा ऑफ एबीसी यूवी डब्ल्यू का डब्बा नहीं चल रहा क्या